Namaste, dear children. This is my second video on the chapter Lifelines of National Economy. In my first video, we have studied about why means of transport and communication are called lifelines of an economy. Number 2, different types of roads. On the basis of capacity, we have discussed 6 types of roads on the basis of capacity. Today in this video, we will again classify roads but on the basis of material used. Okay, so first of all, on the basis of material used, क्या material से वो road बनी है? तो on the basis of material used, we can divide roads into 2 types: metalled road and unmetalled road. Metalled road किसे कहते हैं बेटा? The road which is made up of concrete, cement, bitumen, पक्का roads. आप हिंदी में इसको हिंदी वाला वर्ड पक्का भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको कच्चा रोड, आपको एक याद करने के लिए एक बेसिस मिल जाएगा. तो मेटल रोड आर मेड अप ऑफ सीमेंट, कंक्रीट, ओके, बिटुमन, कोल, ओके, पक्की रोड्स है, ये मेटल रोड्स है. ओके, दीज रोड्स आर ऑल सीजन रोड्स, जिन्हें हम ऑल वेदर रोड्स भी बोल सकते हैं. दीज रोड्स आर कॉल्ड ऑल वेदर रोड्स. ऑल वेदर का मतलब क्या होता है? हर वेदर में ये यूज की जा सकती है. ऑल वेदर रोड्स, ठीक है. जनरली इन द सिटीज वी सी दीज टाइप्स ऑफ रोड्स. तो अगर डिफ्रेंसिएशन में आता है, जनरली दे आर सीन इन सिटीज. ओके, पक्का रोड, बिटुमिन, कॉन्क्रीट, ऑल वेदर रोड, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, विंटर्स हो, दीज रोड्स कैन बी पुट अंडर यूज. दूसरी तरफ अनमेटल्ड, ये किससे बनी है? दे मड, सॉइल, ये कच्ची रोड है, ठीक है, जिनके ऊपर अभी कोई भी कंक्रीट या प्लास्टरिंग नहीं हुई है. ये कच्चा रोड्स है जो सॉइल मड से बनी हुई है, ठीक है. नंबर 2, दे आर सीजनल रोड्स. सीजनल रोड्स का मतलब क्या होता है? दे कैन बी यूज्ड ओनली इन समर और विंटर सीजन. इन रेनी सीजन दे बिकम आउट ऑफ यूज. उनको यूज नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल कीचड़ बन जाती है. Number 3, generally these roads are seen in rural areas. रूरल एरियाज किसे कहते हैं? गांव में, गांव को जो पास वाली मंडी से कनेक्ट करती हैं, पतली पतली पगडंडियां होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अनमेटल्ड रोड्स. तो बेटा ये डिफरेंस बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन को समझना ज़्यादा मुश्किल है. क्वेश्चन में अगर पूछा है क्लासीफाई रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, तो हम कौन सी रोड लिखेंगे? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स, बॉर्डर रोड्स. अगर ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल यूज्ड, देन वेरी सिंपल, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स. इज इट क्लियर? ओके, व्हाट इज रोड डेंसिटी? छोटी क्लासेस में आपने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा हुआ है. पॉपुलेशन डेंसिटी की क्या डेफिनेशन होती थी? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर. पर स्क्वायर किलोमीटर. यहां पर हम रोड डेंसिटी पढ़ रहे हैं. रोड डेंसिटी वैसे ही जाएगी डेफिनेशन. लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. एक 100 स्क्वायर किलोमीटर अगर हम बनाए, 100 किलोमीटर दिस साइड, 100 किलोमीटर दिस साइड, इस तरह का जो स्क्वायर बनेगा, इसके अंदर कितनी लेंथ है? द लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर is called road
density. Road density. Okay, so definition, I hope it is clear to you. The length of road per 100 square kilometer is called density of road. In India, this density of road is very uneven. We have very small states like Kerala which has very high density of roads. Okay, and we have states like Madhya Pradesh, very big in size, Rajasthan, Jammu Kashmir, Union Territories. Here the length of roads is very less. Because why? Because of topography, because of dense forests. The length of roads is very less in bigger states, and small state like Kerala has higher road density than these bigger states. Okay. Now the last topic in roadways is challenges faced by roadways. Challenges बोले या problems बोले. What are the problems faced by roadways? You know that India has one of the largest network in the world. Network of roads in the world. ये बड़ी खुशी की बात है कि हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा network of roads रखते हैं. But still, India faces some major problems in roadways. What are these problems? What are these challenges? Number one, keeping in view traffic and passengers. अगर हम traffic और passenger का ध्यान रखें, the volume of traffic and passengers which Indian roads carry, roads are inadequate. Inadequate means insufficient. जितना ट्रैफिक हमारी रोड्स पे चलता है, जितना लोड पैसेंजर चलते हैं, उसके कंपैरिजन में रोड्स आर inadequate. So बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, keeping in view traffic and passengers, the road transport or the road network is inadequate or insufficient. Half of the roads are unmetalled. जब हम रोड की काउंटिंग करते हैं या रोड की लेंथ मेजर करते हैं और वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क बोलते हैं, तो उसमें हमने सारी अनमेटल्ड पगडंडियां वाली रोड को भी मेजर किया हुआ है, तो हम वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क बन जाते हैं. लेकिन वी ओनली नो दैट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड एंड दे बिकम आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन. तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इन सारी अनमेटल्ड रोड को हमको मेटल्ड बनाना है. नंबर 3, रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज. जब रोड्स आउटर में होती हैं, सिटीज से बाहर होती हैं, फिर भी ये काफ़ी वाइड है, लेकिन इन द सिटीज रोड्स बिकम वेरी नैरो एंड ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स आर ऑल्सो वेरी नैरो एंड ओल्ड. अब ये बहुत आर नैरो एंड ओल्ड, ये बहुत पुराने हो चुके हैं. ब्रिजेस जो पहले टाइम के बने हुए ब्रिजेस हैं वो बहुत नैरो हैं. कल्वर्ट्स इसे कहते हैं, छोटी सी जो पुलिया होती है जिसके नीचे पानी चलता है और ऊपर पुलिया बनती है ना, तो उसको हम कहते हैं कल्वर्ट्स. तो रोड्स वैसे वाइड हैं, लेकिन जहाँ ब्रिजेस आ जाते हैं, जहाँ कल्वर्ट्स आ जाते हैं, वहाँ पर रोड्स अभी भी काफ़ी नैरो है और सिटीज़ में भी इट इज़ हाईली कंजस्टेड. So these are the 3 major problems which the roadways in India faces. Okay, so with this we finish our roadways. ठीक है, तो roadways में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार quick revision. Classification of roadways on the basis of capacity, classification of roadways on the basis of material use, what is road density, and challenges faced by roadways. Okay beta, after roadways our next mode of transport is railways. Railways are considered the principal mode of transport for freight and passengers. Freight means for goods. Special passenger trains are there and special goods train are also there for the movement of raw material and all type of finished goods and everything. So just we have done in roadways that how roadways have an edge over railways.
तब हमने रोडवेज के सारे पॉइंट्स लिखे थे. नाउ why railways are considered as principal mode of transport for freight and passengers? इसको क्यों principal mode बोलते हैं? Because for long distances and for large number of people, railways are best suited as a mode of transport. अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है और हमको ज़्यादा लोगों को एक साथ जाना है तो हम रोडवेज से नहीं जा सकते. रोडवेज आर नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग जर्नीज. चाहे आप अपनी कार से जाएं, आप बस से जाएं, किसी भी तरह की लग्जूरियस बस से जाएं, रोडवेज आर नॉट comfortable for long journeys. They are preferred for short distances. But here we are talking about large number of people, and for long distance, railways are most suitable mode of transport. Okay, the first point, why they are called principal mode of transport, we have to write that for large number of people and for long distance. Number 2, besides movement or besides as a mode of transport, railways conduct many activities. Multifarious activities means many other activities. What other activities? Like business. They are largest public sector undertaking. Railways public sector, government sector की largest public sector undertaking है, जो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है. तो ये एक पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी पूरी यूनिट है जो गवर्नमेंट के अंडर है और बहुत अच्छा बिजनेस देती है गवर्नमेंट को, कंट्री को. फॉर साइट सीइंग मीन्स फॉर सीइंग द natural beauty. There are trains in hilly areas where the train moves very slow and people take a round in that train to see the scenic beauty of that area. We have this type of toy trains in Darjeeling, in Mount Abu, in many hill stations where this chuk 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 train moves. Slow train, just it is meant for tourism to see the sight view of the area, the natural scenic beauty. and उनके बीच में से ये ट्रेन जाती है, कहीं टी गार्डन्स के बीच में से, कहीं किसी टनल के अंदर से. so it is very so it plays a very important role in sightseeing. Pilgrimage means religious. जितनी भी हमारी रिलीजियस यात्राएं होती हैं, हमें किसी वैष्णो देवी जाना है या हमें किसी और किसी भी पिलग्रिमेज में जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है या द्वारिकाधीश गुजरात में, डिफरेंट एरियाज में हमको कोई यात्रा करनी है, रिलीजियस यात्रा, रिलीजियस जर्नी इज कॉल्ड पिलग्रिमेज. उसके लिए भी गवर्नमेंट स्पेशल ट्रेन्स चलाती है एट द टाइम ऑफ कुंभ मेला, एट द टाइम ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिविटीज. रेलवेज प्ले अ वेरी important role. Railways bind economic life of the country. Economic life means there are many places where railways are the principal mode of transport. In Mumbai, people move by local trains, and daily there thousands of people are moving by trains, and thus they help in economic stability of the country, economic stability of the people, etc. Railways help in development of industry and agriculture. इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए कहाँ पर इंडस्ट्री है, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, एनर्जी के लिए कोल सप्लाई करती है, पावर जनरेशन के लिए
raw material is moved and by the trains, then finished products are sold in different parts of the country. All these big heavy, big and bulky raw material, big and bulky finished goods are all moved by railways only. In agriculture also, there are many trains which take all the wheat, rice, everything, sacks of wheat, rice or all wheat, पूरा raw material to different parts of the country. कहाँ हमारी wheat granary है पंजाब में, उसको साउथ तक लेके जाना, साउथ से राइस को नॉर्थ और वेस्ट में सप्लाई करना. All the movement of these grains, agricultural raw materials, agricultural finished goods, industrial raw material, industrial finished goods are transported by railways. So railways are rightly considered as principal mode of transport. Okay. Next topic is railway gauges. Railway gauge. Railways are divided into 3 gauges: broad gauge, meter gauge and narrow gauge. Broad gauge means the distance between 2 tracks is more than 1 meter. Okay. In meter gauge, the distance is exactly 1 meter. Distance between 2 tracks. Narrow gauge, the distance between 2 tracks is less than 1 meter. Okay. 0.762 मीटर और 0.610 मीटर. तो इसको याद कर लें. ओके. नहीं भी याद होता है तो केवल एक मीटर याद रखना है. मोर देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर. ब्रॉड गेज इज जनरली फाउंड इन प्लेन्स, इन प्लेन एरियाज. ठीक है. इन प्लेन्स, बिकॉज इन प्लेन्स लैंड इज फ्लैट, इट इज ईजी टू ले ट्रैक्स and broad gauge is there. बड़ी ट्रेन से ज़्यादा सामान, ज़्यादा पैसेंजर लेकर चल सकती हैं और ब्रॉड गेज को प्लेन्स में बनाना काफ़ी आसान होता है. मीटर गेज इज जनरली फाउंड इन प्लेट्यू एरियाज. प्लेट्यू, इन प्लेट्यू एरियाज इट इज़ अ हार्ड रॉकी एरिया. तो यहाँ पर मीटर गेज है जहाँ डिस्टेंस एग्जैक्टली 1 मीटर है. Narrow gauge is generally found in hilly and mountainous areas where it is very difficult to lay broad gauge or meter gauge. ये जो hilly areas में होती हैं, बिल्कुल narrow gauge, बिल्कुल स्लो चलने वाली, जिनको हम एक कॉमन भाषा में टॉय ट्रेन्स बोल देते हैं. साथ में आप उनके दौड़ भी लो और मज़े से वो चुप 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 करके चलती हैं और साइट सीइंग का पूरा नज़ारा दिखाते हुए चलती हैं. तो ये हिली एरियाज में वेयर इट इज़ ईजी टू मेक रेलवे ट्रैक्स ऑफ नैरो गेज. डू यू नो when the first railway track was laid by Britishers? When and where? In 1854. ये भी बेटा याद रखिए for your general knowledge. In 1854, between Mumbai to Thane, Thane is one district in Maharashtra, between Mumbai to Thane for 34 kilometers. In 1854, the first railway track was laid by the Britishers. At present, we have divided railways into 16 zones. ठीक है, you can find out that which 16 zones Indian railways are divided into. Our next topic is what are the factors that affect the distribution of railways. Factors affecting distribution of railways. आप रेलवेज में ज़रूर बैठे होंगे, आपने देखा होगा. एक बार इंडिया का मैप उठाकर देखिए कि रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. कहाँ आपको डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज दिखाई दे रहे हैं और कहाँ आपको कम नेटवर्क ऑफ रेलवेज दिखाई दे रहा है. जस्ट मैप भी मत देखो, बस थोड़ा सा सोचो. अभी हमने गेजेस के बारे में पढ़ा, तो कहाँ पर ज़्यादा नेटवर्क ऑफ रेलवेज होंगी? जहाँ पर हमारा जो फिजियोग्राफी है, जो टोपोग्राफी है, वो प्लेन है. इन प्लेन एरियाज इट इज़ ईजी टू ले रेलवे ट्रैक्स
एंड दैट ऑल्सो ऑफ ब्रॉड गेज, है ना. प्लेन एरिया, फटाफट रेलवे ट्रैक बिछाते जाओ. तो रेलवे ट्रैक इज ऑलवेज ईजी टू बी लेड इन प्लेन टोपोग्राफी, in flat land in comparison to plateau areas or hilly or mountainous areas. So distribution of railways is largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. ओके ये लाइन हमको, ये तीन बड़े वर्ड्स एज इट इज लर्न करने हैं. फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. ठीक है, तो आपकी बुक में केवल फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है. ये फैक्टर्स हमको ऐसे ही लिखने हैं बस, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ. इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है? फाइनेंशियल, बिकॉज रेलवेज नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर लेइंग द ट्रैक्स. अगर किसी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वो रेलवेज पे अच्छा पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दे मे हैव मोर रेलवेज. ओके, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन. अगर वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में, अगर सोचिए कि कोई रेलवे मिनिस्टर है किसी स्टेट का, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर, तो वो चाहेगा उसके स्टेट में ज़्यादा रेलवे लाइंस हों. तो इन दो फैक्टर्स को अभी हम डिटेल से नहीं लेंगे, एक जनरल सा मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमको मेन लेना है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स. लेकिन ये हमको एज इट इज लिखना है जरूरी, क्योंकि बुक में ये क्लियरली दिया हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. अब इसके बाद एग्जाम्पल्स फिजियोग्राफिक के पर्टिकुलरली. नदर्न प्लेन्स. नदर्न प्लेन्स इज द बेल्ट which has completely plain topography, vast stretches of land with plain topography, plains ही plains दूर दूर तक. So we have very dense network of railways in northern plains. कभी यही क्वेश्चन आता है बेटा 3 marks में, why northern plains or what are the factors that favors railways in northern plains? What are the factors for dense network of railways in northern plains? तो हम क्या लिखने वाले हैं? Vast level land, प्लेन टोपोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है. अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेन लैंड इन नदर्न प्लेन्स. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन इतनी रहती है वहाँ पर. यूपी इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट एंड ऑल द स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये जितनी हमारी पूरी बेल्ट है, ये पूरी नदर्न प्लेन्स की बेल्ट है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ज़्यादा पॉपुलेशन रेलवे से मूव भी तो करेगी. जितनी ज़्यादा ट्रेन से लोग मूव करेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, है ना. तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू आता है. तो पहले तो प्लेन टोपोग्राफी, उसके बाद हाई पॉपुलेशन एरिया एंड नंबर 3 रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज. पूरी नदर्न प्लेन्स हमारी रिच एग्रीकल्चरल प्लेन एरिया है जिसमें बहुत सारा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो इन नदर्न प्लेन्स. तो गुड्स ट्रेन को भी बहुत सारा सामान मिल जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो नदर्न प्लेन्स में तीनों फैक्टर फेवरेबल है. 3 मार्क्स में बचा क्वेश्चन आ जाता है. ओनली यू हैव टू राइट that northern plains have dense network of railways because of availability of vast level land, high population density in these plains, and number 3 rich agricultural and industrial resources भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो उनका भी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स मूव होता है. तो दिस इज फॉर northern plains, why we have dense network of railways in northern plains. But there is one obstacle in northern plains. एक northern plains की obstacle क्या है कि वो एक पूरा northern plains एक बहुत सारी rivers का एरिया है.
यहाँ गंगा रिवर, यमुना रिवर विद मेनी इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन दिस एरिया. ठीक है, घाघरा, गोमती, गंडक, सोन, चंबल, बेतवा, यमुना, मेनी रिवर्स. और जब ये रिवर्स आती हैं देन वी हैव टू मेक ओवरहेड ब्रिजेस. हमको बनाने पड़ते हैं, रेलवेज को ब्रिजेस से ले जाना पड़ता है. तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट स्टिल Northern plains have dense network of railways. ये obstacle है, presence of many rivers and construction of bridges becomes little expensive, but still Northern plains have densest network of railways in India. Okay, तो ये exclusive question याद करेंगे. Now for these points, one again a exclusive question can be asked. Name some areas or what are the different regions where the railways are not so favorable, railways are not so dense, there is less network of railways. तो हम यहाँ पर किसका एग्जाम्पल देंगे? नंबर 1 एग्जाम्पल, हिली एरियाज ऑफ पेनिनसुलर रीजन. जितना भी हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है, हमारा साउथ पूरा हिली एरियाज है. सतपुरा, विंध्याचल, दक्कन प्लेटो है, वेस्टर्न घाट्स है, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटो, ये सारा जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है, पूरा हिली एरिया जो है, रेलवेज आर लेड थ्रू गैप्स, लो हिल्स एंड टनल्स. जहाँ पर थोड़ी हिल नीचे हुई, कहीं पर गैप्स हैं, टनल्स हैं, वहाँ से रेलवेज बनाई जाती हैं. तो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव टू मेक railways through tunnels and all. So the distribution of railways is comparatively less in peninsular region. अब आता है next area, the Himalayas. Himalayas, high relief, uneven dissected relief, टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा रिलीफ है, हाई हिल्स हैं, तो आर वेरी अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. यहाँ कंस्ट्रक्शन रेलवेज ज़्यादा नहीं है. हिमालयाज में देखो रोडवेज है, लेकिन रेलवेज जो है कहीं प्लेन एरिया तक ही है. ऊपर रेलवेज बहुत बहुत कम है, ऑलमोस्ट नहीं है. वाई? ड्यू टू अनइवन रिलीफ. अनइवन रिलीफ बोलो, हाई रिलीफ बोलो, डाइसेक्टेड रिलीफ बोलो, वन एंड सेम थिंग. लेस पॉपुलेशन. पॉपुलेशन भी हिमालयाज में कम रहती है. तो अगर रेलवे लाइन लगा भी दी जाए, वहाँ पर लोग ही कम रहते हैं, तो उसकी रेवेन्यू कहाँ से आएगा? लेस एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन हिमालयाज. एग्रीकल्चर भी कम होती है क्योंकि इट इज़ हिली एरियाज, थोड़ी बहुत स्टेप फार्मिंग होती है. इंडस्ट्रीज भी कम ही हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल ही हिमालयाज में जितनी एरियाज हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ कम है. सो इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो टू स्पेंड सो मच मनी फॉर लेइंग रेलवे ट्रैक्स इन द माउंटेनियस, हिली एंड हिमालयन रीजन. ठीक है. इसके अलावा रेलवेज बहुत कम कहाँ पर हैं? सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. ये जो सैंडी डेजर्ट है हमारा राजस्थान का, यहाँ पर रेलवे ट्रैक लगा तो दिया जाएगा, लेकिन एक स्टॉर्म चलता है, सैंड स्टॉर्म, वो पूरे ट्रैक को सैंड के नीचे दबा देता है. जब ट्रेन आने का टाइम होता है, फिर फटाफट ट्रैक्स को साफ किया जाता है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. वी कैन ले ट्रैक्स देयर, बट ड्यू टू सैंड इट इज ऑफ नो यूज. एक्चुअली एक सैंडस्टॉर्म पूरी रेलवे ट्रैक को कवर कर देता है, पता ही नहीं चलता रेलवे ट्रैक गया कहाँ पर. स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, स्वैम्पी एरिया. स्वैम्पी मतलब मार्शी, दलदल एरिया ऑफ गुजरात, रन ऑफ कच्छ. उधर भी रेलवे लाइन सिंक हो जाती है, कीचड़ हो जाता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ले रेलवे ट्रैक इन स्वैम्पी एरियाज. एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड. ये चारों जो हमारी स्टेट्स हैं बड़ी फॉरेस्टेड स्टेट्स हैं. फॉरेस्ट के बीच में से भी रेलवे ट्रैक को लगाना, वैसे ही फॉरेस्ट हमारे पास परसेंटेज ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो रेलवे ट्रैक लगाएंगे तो वी हैव टू क्लियर फॉरेस्ट. सो
ये 3 एरियाज आप अलग से याद करिए वेयर इट इज डिफिकल्ट टू ले रेलवे ट्रैक्स. नंबर 1, सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. नंबर 2, स्वैम्पी एरिया ऑफ गुजरात. नंबर 3, dense forested areas of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand. So these are the factors with examples that why we have so uneven distribution of railways in India. Our last topic in railways is the same. What are the problems or challenges faced by railways? Like we have done in roadways, challenges and problems, that was the last topic there. And last topic in railways is challenges faced by the railways. ये challenges सब हमने दिए हुए हैं. हमने means we the passengers. हम जो पैसेंजर्स हैं ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं रेलवेज के लिए. वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड एट ऑल. इंडियन पैसेंजर्स हम बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा इससे कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है. पब्लिक प्रॉपर्टी को हम बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंज पोज बाय अस टू द रेलवेज. हमने क्या चैलेंजेस दिए हैं? मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट्स. आज भी कई पैसेंजर ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के ट्रेवल करते हैं. सो लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द रेलवेज. थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी. रेलवे प्रॉपर्टी को तोड़ने में जो मजा आता है, डिस्ट्रक्शन. ये जो हमारा यहाँ पर कुछ ढीला है, हम कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है. थेफ्ट, अगर रेलवेज में हम कोई लॉन्ग जर्नी में जाते हैं, कोई बड़ी शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में हमको बेडिंग मिलती है, टाल्स मिलते हैं, बेडशीट्स मिलती है, उसमें से कुछ टाल अपने बैग में डाल दिए, बेडशीट डाल दी, खाना मिला तो स्पून्स चोरी कर ली, वैसे ही बस मज़ा आता है. उससे कोई कितना उससे फ़ायदा होने वाला है. सो दिस इज़ अवर very very bad habit, or what can we say that we are responsible for doing such thefts and damaging the railway property. So we must put a stop immediate on our these bad habits. Pulling of chain unnecessarily. अगर किसी के घर के पास से रेलवे ट्रैक जा रहा है और रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर है, तो जैसे ही किसी का घर आता है वो चेन पुल कर देते हैं, और जब तक बेचारी ट्रेन रुकेगी, रेलवे पुलिस आएगी, तब तक तो वो भाग के घर पहुंच जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. पुलिंग ऑफ चेन अननेसेसरली. जबकि चेन किस लिए रखी गई है? कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए, और इस तरह की कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है कि हम रेलवे स्टेशन पर हैं, कोई किसी का सामान छूट गया है, कोई किसी का पैसेंजर छूट गया है, ट्रेन चल दी है, तो उस कंडीशन में चेन पुल की जाती है. और हम लोग चेन पुल करते, मेरा घर आ गया, रेलवे तो हमने चेन पुल कर दी. सो पुलिंग ऑफ चेन पुट्स अनड्यू वेस्टेज ऑफ फ्यूल ऑफ रेलवेज. ट्रेन का रुकना, ट्रेन का रीस्टार्ट होना, और फिर हम क्या बोलते हैं इंडिया में तो ट्रेन कभी टाइम से चलती नहीं है. इंडिया में तो कभी हमेशा ट्रेन लेट होती हैं. वाई? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अस. तो आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वी कैन, ओके 1 मिनट, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवेज इन रनिंग एज पर द शेड्यूल्ड टाइम. जो उसका शेड्यूल टाइम है उसमें ट्रेन्स क्यों नहीं पहुंचती हैं? बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल आवर प्रॉब्लम्स. ओके, इफ वी stop pulling chain unnecessarily, stop damaging and property of the railways, take रेलवे तो प्लेटफॉर्म टिकट लेने को भी कहती है कि जितने लोग, जैसे कि 5 लोग एक आदमी को छोड़ने जा रहे हैं,
तो एक आदमी तो ट्रेन का टिकट लेगा ही, तो लेकिन जो बाकी 4 हैं वो प्लेटफॉर्म में रहते हैं, प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, उसका टिकट भी लेना चाहिए। लेकिन हम में से कितने हैं जो प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं? मुश्किल से 3, 4, 5 रुपए का आता था पहले, अब मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम है। तो हमको रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहिए बिकॉज वी आर यूजिंग रेलवे प्रॉपर्टी। Okay, so all these things are can be very easily avoidable, और कुछ बस हमको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, एंड लव फॉर द कंट्री, love for the public property, and we can see that our trains will also run as per schedule. Okay, so here we have finished our railways. Okay, so we have finished 2 big topics, roadways and railways. Please beta go through the videos, you will be able to answer all the questions, short questions, long questions, if you will watch both the videos very carefully with full 100% concentration. Thank you so much. Have a pleasant day.